नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रियारा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्याय 6 भगवान के डाके। इसके पहले अंश को हम पहले भाग में पढ़ चुके हैं। यह इस पाठ का दूसरा अंश। पहले भाग में पढ़े हैं कि भगवान के 2 डाके हैं, एक है पक्षी और दूसरा है बादल। ये दोनों ही भगवान द्वारा लिए गए संदेश को पेड़, झरने, पानी, पहाड़ इन सबको सुनाते हैं, क्योंकि मनुष्य की इतनी छोटी सोच है कि वो अपने ज्ञान से इनकी बातें या इनके संदेश को नहीं समझ पाता। इसीलिए ये प्रकृति के विभिन्न उदाहरण दिए हैं जो उनके द्वारा दिए गए संदेश को समझते हैं। अब करेंगे इसके दूसरे अंश की व्याख्या। पहले इसके सस्वर वाचन करते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर टिकता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। प्रसंग यानी ये कविता कहाँ से ली गई है, तो हमें 3 बातें बतानी हैं। इस कविता का नाम, किताब का नाम और रचनाकार का नाम। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित भगवान की डाके नामक कविता से ली गई हैं। इसकी रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी है। ये बात समझ ली। अब संदर्भ क्या कहता है। इस काव्यांश में कवि पूरे विश्व को एक मानते हुए विश्व बंधुत्व का संदेश देता है। हम मनुष्य लोग अपनी सोच के अनुसार, अपने स्वार्थ के अनुसार भेदभाव करते हैं और हम अलग अलग देश को, अलग अलग प्रांत को अलग अलग रेखाओं में बांट लेते हैं। इसीलिए कहा है कि पूरा विश्व एक है, सब में एक भावना होनी चाहिए, किसी में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह संदेश, विश्व बंधुत्व का संदेश इस कविता से हमें सीखने को मिलता है। तो इसकी व्याख्या करेंगे। कवि के अनुसार मनुष्य बहुत ही शुद्ध प्रकृति का है, बहुत छोटी सोच रखता है। वह अपनी इस छोटी सोच के कारण छोटी सीमाओं में रहकर काम करने लग जाता है। उसके विपरीत धरती पर व्याप्त जितने भी सुगंध है, फूलों की जो महक है, वो क्या करती है, वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। वो महक हवा में इस प्रकार से घुल मिल जाती है कि पक्षियों के पंखों पर सवार हो जाती है और एक देश से दूसरे देश में वो सुगंध फैलती रहती है। वो सुगंध भेदभाव नहीं करती कि ये इस देश की सुगंध है तो उस देश में वो नहीं ले जाए, नहीं, वो ऐसा नहीं करते। एक देश की भाप दूसरे देश में जाकर जब वाष्प होती है, हवा के द्वारा पानी सोख लिया जाता है, बादल के रूप में वो दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ बरसात के रूप में बरसते हैं। तो वह पानी भी कोई प्रकार का भेदभाव नहीं करता। किसानों की तरह बादल एक सीमा में बंधे नहीं रहते। किसान क्या करते हैं, एक सीमा में उनका निश्चित दायरा होता है, बंधे होते हैं, लेकिन बादल ऐसा नहीं करते और न ही अपने पराये का कोई भेदभाव रखते हैं। पेड़, पानी, बादल और पहाड़ पूरी धरती को अपना घर समझते हैं। उनके मन में अपनत्व की भावना है, किसी प्रकार का कोई विरोध भाव या वैर भाव या घृणा नहीं है। वो प्रेम से सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। किसी भी प्रकार की संकीर्णता में न रहने का संदेश इस कविता से हमें मिलता है। इसकी व्याख्या में हमने क्या देखा कि कवि हम मनुष्य को संकीर्ण विचारों वाला बताते हुए कहते हैं कि हम किसी भी देश को उसकी सीमाओं से जानते और आंकते हैं, परंतु प्रकृति किसी सीमा को नहीं जानती है, उसके लिए सभी समान हैं। यही कारण है कि धरती पर व्याप्त फूलों की महक हवा में तैरते हुए एक देश से दूसरे देश को सुगंधित करती रहती है। पक्षी भी उड़ते समय देश की सीमाओं को नहीं मानते और एक देश से दूसरे देश में विचरण करते रहते हैं, यानी घूमते रहते हैं। उसी प्रकार एक देश का बादल दूसरे देश में पानी बनकर बरसता है। वह भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता कि ये पानी जो बादल में आया वो किसी और जगह से लिया गया है तो मैं उसको दूसरी जगह नहीं बरसाऊं। प्रकृति किसी प्रकार का किसी से कोई भेदभाव नहीं करती। तो इस कविता से हमें क्या सीखने को मिला। इस कविता की शिक्षा है कि इस पाठ में हमें विश्व बंधुत्व
पूरा विश्व हमारे भाई के समान है, हमारे एक दूसरे के साथ प्रेम का संबंध है, एकता की भावना है, भाईचारे का भाव रखना है। सभी विश्व के जितने भी प्रांत है, देश है, वो सब एक हैं। उन सब में सभी के प्राणी के अंदर एक ही आत्मा निवास करती है और सब में समानता की भावना होनी चाहिए। यही शिक्षा हमें इस पाठ से मिलती है। उम्मीद है बच्चों ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम नए अध्याय में। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।